नमस्कार। राग दीपक है। इसके अंदर हम हमिंग करना सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में राग दीपक का पूरा ट्यूटोरियल मैं दे चुका हूँ। अब सीखते हैं कि हमिंग करके इसको कैसे गाया जाए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसकी हमिंग रहेगी। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, आप यदि लास्ट ट्यूटोरियल को कर लेते हैं और उसी में हमिंग ऐड कर देते हैं तो आपका ये हमिंग हो जाएगा। लेकिन हमिंग कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात बनती है। तो सबसे पहले सा पर हमिंग करनी है। देखिए, हमिंग करते टाइम पर हमारा जो गला होता है वो ओपन रहता है, लेकिन माउथ बंद रहता है। माउथ के अंदर दांत जो हैं आपस में टकराए नहीं, होठ बंद रहेंगे। दांत हल्का सा गैप हो दोनों के बीच में, ऊपर अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में। एक और बात कि यदि आपका गला किसी भी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज इन द सेंस
कि आपने गर्दन टेढ़ी कर रखी है, या आप ज़बरदस्ती का गर्दन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, या आपने अपने हेड को इस तरह से कर रखा है कि नीचे जो लैरिंक्स है, कंठ है, उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर पड़ रहा है, या फिर कोई खराश वगैरह हो, या फिर गला बैठा हुआ है। तो इन सारी वजहों से आपका गला ब्लॉकेज हो सकता है। गला हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल खराबी नहीं होनी चाहिए। गला जो है एकदम रिलैक्स्ड रहना चाहिए। इसको रिलैक्स्ड करने के लिए हमको गले में स्पेस देना पड़ेगा। इसको मूवमेंट करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो हमको देना पड़ेगा। ज़रा सा भी कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा हो इसके ऊपर, नहीं तो ये ज़रा सा भी कहीं से भी दबा तो सुर ख़राब कर देगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़रा सा भी आपने तार के साथ में छेड़छाड़ कर दी तो वो नहीं काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके तार पर हल्का सा रस्ट लगा हुआ है, वो भी किसी एक जगह पर, पूरे पे भी नहीं, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। या कहीं से दब रहा है वो, या गलती से उससे कुछ टच हो रहा है, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। या फिर डिट्यून्ड है तो भी वो काम नहीं करेगा। तो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह बहुत सेंसिटिव है, तो उसका अपने को गाते टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, चिन को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। एक बात कही जाती है नॉर्मली कि बैक को स्ट्रेट करके बैठिए। मैं समझता हूँ बैक को स्ट्रेट नहीं करना चाहिए, हल्का सा बेंड रहनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी। इससे क्या होता है, आपको गर्दन को आगे की तरफ करने में हेल्प मिलती है। अगर आप बैक को स्ट्रेट करते हैं तो आपकी गर्दन भी स्ट्रेट हो जाती है। इस वजह से गर्दन पर स्ट्रेन पड़ता है। देखिए, गर्दन पर स्ट्रेन ना तो आगे की साइड पड़ना चाहिए और ना पीछे की साइड पड़ना चाहिए, कहीं भी नहीं पड़ना चाहिए। वो अपने फुल स्पेस को ऑक्यूपाई करे और बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में रहे। लंबी हो सकती है, ऊंची हो सकती है, क्योंकि आप उसको नीचे करेंगे तो फिर आपका कंठ दबने लग जाएगा, तो उसको ऊंचा करना ही पड़ेगा। चिन को ऊंचा करोगे तो सामने से कंठ को स्पेस मिलने लग जाता है। चिन को अगर नीचे कर दोगे तो कंठ दबने लग जाता है, इसीलिए उसको ऊपर रखिए। लोअर जॉ है उसको हल्का सा आगे शिफ्ट कीजिए अपर जॉ की तुलना में। नॉर्मली क्या होता है, लोगों का अपर जॉ आगे होता है, लोअर जॉ पीछे होता है। दांतों में भी ऐसे ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका लोअर जॉ आगे की तरफ निकला होता है, तो उनका थोड़ा फेस कट कह सकते हैं कि थोड़ा नेट इवन नहीं लगता, थोड़ा ऑड लगता है, इस तरह से कह सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, नोइंगली अपने लोअर जॉ को हल्का सा आगे शिफ्ट करना है, इतना कि नीचे के दांत ऊपर के दांतों की तुलना में आगे की साइड में हो, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं, बस बराबर में नहीं हो, पीछे भी नहीं। तो इससे क्या होता है, पीछे कंठ को थोड़ा और स्पेस मिल जाता है मूवमेंट करने के लिए अच्छे से। ओके, गर्दन सीधी रहेगी तो इससे क्या होता है, विंड पाइप है वो सीधा रहता है। अब देखिए, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट समझाता हूँ। हमारा जो गला है वो इंस्ट्रूमेंट है, और कहाँ से कहाँ तक है वो। तो जो मेन चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है गले की, वो कंठ ही है,
और कंठ में भी ट्रैकिया के साथ में वो सारी चीज़ें। देखिए कहाँ से अ, आप अपनी गर्दन पे ऊपर की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जहाँ पर एंडिंग हो जाए आगे की तरफ से उंगली रख के कंठ की तरफ से बिल्कुल ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, और जहाँ पर आप जॉ की नीचे वाले पार्ट को टच कर लेंगे वहाँ तक आपका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। नीचे जाएंगे तो नीचे जहाँ पर जो कॉलर बोन होती हैं, कॉलर बोन के बीच में एक गड्ढा सा होता है, उससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और मतलब जो गड्ढा सा है उससे 3-4 अंगुल और नीचे जाएंगे तो इतने एरिया में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखा रहता है। ठीक है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, अपनी रिसर्च है एक तरह से। और जैसे पियानो में लेफ़्ट साइड में जो हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी के नोट्स होते हैं और राइट साइड में हायर फ्रीक्वेंसी के नोट्स होते हैं। सितार की बात करें तो ऊपर की तरफ जाओगे तो लोअर मिलेंगे, नीचे की तरफ जाओगे तो हायर मिलेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारे गले की बात करें तो इसमें ऊपर की तरफ तो लोअर नोट्स होते हैं और नीचे नीचे आते जाओ तो हायर नोट्स होते हैं। ठीक है। आप खुद से अपने गले को सेंस करके भी इस चीज़ को कह सकते हैं कि कंफर्म कर सकते हैं। आप अपनी गर्दन पे आगे से पकड़ के हाथ रख लीजिए और फिर सा रे ग म प ध नि सा। अगर सही तरीके से आप गाते हैं तो आप देखेंगे कि जो वाइब्रेशन हो रहा है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं अपर नोट्स पे जा रहा हूँ वाइब्रेशन नीचे जाता जा रहा है। पहले ऊपर फील हुआ, फिर नीचे, फिर और नीचे, और फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, ऐसे। ठीक है। एक और बात, क्योंकि गला हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके अंदर नोट्स तो होते ही होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर इंसान के पास में एक गला है, बशर्ते वो गूंगा ना हो या फिर वो बोलने में असमर्थ ना हो। जो बोलने में असमर्थ है, अच्छे से बोल सकता है, उसके पास में अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और उसके गले के अंदर, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सारे नोट्स भी हैं। ठीक है। अब क्या करना होता है, एक और बात, कई बार एक गलत फहमी हो जाती है जो मुझे खुद को भी कई सालों तक रही थी कि गले में हमको नोट्स को पैदा करना पड़ता है, यानी गले की आदत बनानी पड़ती है और जहाँ जहाँ पर आदत बनेगी वहीं वहीं पर नोट्स बन जाएंगे। लेकिन बहुत लेट पता चला कि गले में नोट्स ऑलरेडी हैं, हमको बस उनको लगाना है और लगाने के लिए गले को प्रॉपर स्पेस देना पड़ेगा। प्रॉपर स्पेस दे करके जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हमको देना पड़ेगा, उसको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा जिससे कि वो प्रॉपर मूवमेंट भी कर सके। क्योंकि जो मैंने अभी आपको गले की इंस्ट्रूमेंट की लंबाई बताई कहाँ से कहाँ तक है, तो सिर्फ उतना ही काम नहीं करता। गर्दन का पार्ट है, वो सपोर्टिव पार्ट कह सकते हैं, वो भी काम करते हैं। माउथ है, वो भी काम करता है। ये सपोर्टिव पार्ट हो गए एक तरह से। जिस तरह से हमारा सितार है या गिटार है तो इसके अंदर मुख्य चीज़ तार है, तार से नोट्स निकल रहे हैं। ऐसे ही हमारे गले का मुख्य चीज़, ये जो लंबाई मैंने अभी बताई है, ट्रैकिया और कंठ, ये चीज़ है हमारा मुख्य पार्ट। ठीक है।
अब उसके अंदर एक नेक भी होती है, लंबा सा डंडा, फ्रेट्स भी होते हैं, और तार को बांधने के लिए भी कई चीज़ें होती हैं, एक साउंड बॉक्स भी होता है ना। तो इस तरह से और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उसके सपोर्टिव चीज़ें होती हैं जो कि उसमें से निकले हुए साउंड को क्या करते हैं, रेजोनेट करवाते हैं, एम्पलीफाई करवाते हैं उस साउंड को, और सही सही क्वालिटी का साउंड बाहर निकलवाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अकेले तार से तो साउंड नहीं निकल सकता, है ना। ये सपोर्टिव चीज़ें भी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुख्य तौर पर साउंड निकल किससे रहा है, वो तार से निकल रहा है। ऐसे ही हमारे गले से साउंड निकल रहा है, और ये बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, गर्दन हुई, जीभ हुई, होठ हुए, माउथ हुआ, नेजल कैविटी हुई, ठीक है, ब्यूकल कैविटी हुई, ठीक है, और नीचे लंग्स हैं, नीचे पेट भी है, हम्म, गर्दन है, गर्दन के अंदर जो स्पेस है वो है। ये सारी चीज़ें सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर पूरे इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, टोटल जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऊपर नोज से लेकर के नीचे नाभि के आसपास तक का एरिया, इतने एरिया में आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट लाई करता है, ठीक है। ये सब मैं अपनी थॉट से बोल रहा हूँ, जैसा मेरे को लगता है। मैंने ना कहीं पढ़ा ऐसा, ना कहीं पे ऐसा सुना, ठीक है। अब मैं और बताता हूँ कि साउंड तो आपका निकला गले से, ठीक है, जिसके लिए आपने ऑलरेडी उसको अच्छा खासा स्पेस दे रखा है, ठीक है। आप गले पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ने दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, अपन गाते हैं तो गले की जो नसें हैं वो इतनी दबती हैं कि वो लैरिंग्स को दबा देती हैं, पिचका देती हैं, उसको ट्रैकिया को पिचका देती हैं, है ना। क्योंकि उस टाइम पे हम कोशिश कर रहे होते हैं गले से ताकत लगाने की, ठीक है। बल्कि सही क्या होता है, पेट से ताकत लगाना। पेट से लंग्स के ऊपर फोर्स डाला जाता है, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पेट जो है, पेट हमारे कंट्रोल में होता है। पेट को हम फुला सकते हैं, पिचका सकते हैं। तो पेट से प्रेशर डालते हम डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम से प्रेशर डलता है लंग्स के ऊपर। इससे होता क्या है, कंट्रोल्ड एयर ट्रैकिया और लैरिंग्स के थ्रू पास होती है, जिससे कंट्रोल्ड वे में साउंड जनरेट होती है, ठीक है। और कंट्रोल साउंड तो म्यूजिक में ज़रूरी है, सिंगिंग में ज़रूरी है, ठीक है। फिर वही साउंड ब्यूकल कैविटी में जाती है, और वहाँ पर उसको टंग के थ्रू, आप ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। और जो पैलेटाइन है, सॉफ्ट पैलेटाइन है, ब्यूकल कैविटी के पीछे का पार्ट जो है, वहाँ से आप ये भी कंट्रोल करते हैं कि कितनी एयर यानी कितनी साउंड माउथ में जानी है और कितनी नोज में जानी है, क्योंकि कुछ साउंड नोज के लिए भी आवश्यक होती है ना। वो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई शायद आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले तो हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट है, पूरा इंस्ट्रूमेंट नोज से लेकर के नीचे नाभि तक का पूरा पार्ट इंस्ट्रूमेंट में ही काउंट होता है। और गर्दन पूरी, आगे से भी पीछे से भी, है ना, पूरी गर्दन। और इसका मुख्य पार्ट जो हो जाता है वो कंठ हो जाता है। कंठ की भी लंबाई मैंने आपको बताई, सिर्फ कंठ नहीं, ट्रैकिया को भी उसमें काउंट करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक है, और ये सारी चीज़ें। तो मुख्य काम क्या हुआ कि हमको सिंगिंग करते टाइम पे इस ये सारी चीज़ों को प्रॉपर स्पेस देना होता है, ठीक है। और अ, और आप कैसी भी पोजीशन में बैठें, कैसी भी पोजीशन में खड़े हों, बस ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसको इसका अधिकार मिलना चाहिए, यानी इसका पूरा स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है।
फिर बात आती है इसमें से स्वर जनरेट करने की। तो जिस प्रकार से एक वीणा होती है, कुछ वीणा ऐसी होती हैं फ्रेटलेस होती हैं, जिन पे फ्रेट्स नहीं बने होते, जैसे वायलिन हो गया। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट बहुत पॉपुलर है, जापान में पाया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट, वो भी फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट होता है। और भी बहुत सारे, एक पंजाब में तुम्बी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी फ्रेटलेस होता है। एक रावण हत्था होता है, वो भी फ्रेटलेस होता है। तो कई सारे फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो उनमें क्या करना होता है, अंदाजे से उंगली रखनी होती है तार के ऊपर, और वहीं से वो स्वर निकलता है। अगर आपने गलत जगह पर उंगली रख दी तो स्वर खराब निकलेगा, है ना। तो उसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। अब इंस्ट्रूमेंट आपको मिल गया है, अब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट्स में से उसी फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैंने सुना तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि मुझे इस फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालना है। तो मैं कोशिश करूँगा, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट रिलैक्स्ड है। ठीक है, सा 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 सा। इस तरह से। ऐसे ही जब मैं हमिंग करूँगा तब भी मैं इसको प्रॉपर स्पेस दूंगा। मेरा लोअर जॉ हल्का सा आगे की तरफ रहेगा, चिन ऊपर की तरफ रहेगी। और दांतों को मैं आपस में मिलाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर आपस में टकरा के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो एनोइंग होता है। तो इस तरह से आप हमिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमिंग करते टाइम पे भी अब देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गला तो मेरा पूरा स्पेस मैंने दे ही रखा है उसको। गले के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो जहाँ पर छोटा सा स्पेस होता है, टंग के बिल्कुल पीछे की साइड में जो स्पेस होता है वो भी मैंने प्रॉपर खोल के रखा है। इवन माउथ के अंदर का जो स्पेस है वो भी खोल के रखा है, बस टंग का आगे का हिस्सा जो है वो इसको अपर पैलेटाइन को टच कर रहा है, और बाकी पूरा नीचे ही रिलैक्स्ड है। तो ब्यूकल कैविटी के अंदर भी हल्का सा स्पेस बन रहा है। अगर मैं उसको बंद कर देता हूँ तो पूरा साउंड नोज में होके जाएगा। देखिए, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा ठीक नहीं है। आप उस आवाज़ को माउथ के अंदर भी जाने दीजिए, वहाँ पे गूंजने दीजिए, उसके बाद में नोज की तरफ जाने दीजिए, है ना। यानी अंदर की तरफ से माउथ खुला हुआ है, बाहर से बंद है। और जीभ को ऊपर की तरफ बिल्कुल भी टच ना करें तो भी चलेगा। इस तरह से। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट को साधने की टेक्निक्स होगी सारी। अब स्वरों को साधने की टेक्निक और उसकी प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना करते हैं, कितना सही करते हैं उसको, तब आपको उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और सही तो
अपने आप हो जाएगा यदि आपका इंस्ट्रूमेंट सही है तो। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट भगवान का दिया हुआ अच्छा ही होता है। जो लोग पैदाइश ही डम्ब होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छे से बोल पाते हैं वो लोग, सबके पास में इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है। बस हम क्या है, उसको यूज करना नहीं जानते या फिर गलत तरीके से यूज करते हैं। गलत तरीके से यूज करते हैं कैसे, कि उसको कहीं ना कहीं से दबा रहे होते हैं गलती से। ठीक है, यही गलती होती है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उसको हम कहीं ना कहीं से दबा रहे होते हैं, उसका उसका अधिकार नहीं देते। उसका अधिकार सिर्फ उसका स्पेस है, जितनी उसको जगह चाहिए वो जगह देनी है बस, और कुछ नहीं। यह बात है। थैंक यू।